कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही एक के बाद एक कई विस्फोटक खुलासे वो कर रखे हैं। उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है और एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने आकर खिचड़ी घोटाले को लेकर एक के बाद एक कई और पत्ते खोले और हैरान कर देने वाले विस्फोटक खुलासे किए हैं। मेरे साथ में इस समय खुद पूर्व कांग्रेस लीडर संजय निरुपम जी मौजूद हैं। संजय जी, इंडिया डेली लाइव पर स्वागत है आपका। आप ही से जानना चाहूंगी, आज जब आप आए एक बार फिर से मीडिया के सामने तो आपने खिचड़ी घोटाले पर बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े आरोप लगाए। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा कद रखने वाले, चाहे बात वो संजय राउत हो या फिर बाकी कई नेता, आखिर सर ये खिचड़ी घोटाला। देखिए, ऐसा था 2000 में हमारे देश आई थी, काम धंधा सब बंद, रोटी छीन ली गई थी, तो या फिर उनके पास खाने का संकट था। जो झोपड़पट्टियों में रहने उनके सामने और उसके तहत जितने भी उन्होंने को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, लिमिटेड जो कंपनी है, बात पता तालिका ने 300 ग्राम खिचड़ी होनी चाहिए। ये जो इस कंपनी, इसलिए वो संजय राउत के दबाव में बीएमसी दिया था और या फिर उनकी सिफारिश, उसके बाद इसने क्या किया, चूंकि तो उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको बोला कि तुम 16 रुपए में तुम 200 ग्राम खिचड़ी गरीब की जो थी, जो मुफ्त में उसको मिलने वाली थी, उसकी चोरी कर ली गई। अब उस कंपनी ने संजय राउत के परिवार के 2 सदस्य और उसके खास पार्टनर पाटकर जो हैं, सुजीत पाटकर, उनके बैंक अकाउंट में बाई चेक लगभग 1 करोड़ रुपए की ट्रांसफर दिए। तो वो और कुछ नहीं है, खिचड़ी स्कैम। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर को खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट से संजय राउत की बेटी, भाई और उसके पार्टनर के बैंक अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते हैं। यह खिचड़ी सप्लाई के लिए जो उन्होंने काम किया, उसके लिए उनको दलाली मिली। तो मेरा यही कहना है कि संजय राउत ने जो मैंने शुरू कब किया, शुरू किया कोई 20-25 दिन पहले, जब शिवसेना उबाठा ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जब अपनी तरफ से बगैर कांग्रेस से बात किए, तब मैं कांग्रेस में हुआ करता था, बगैर कांग्रेस से सहमति बनाए उन्होंने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया जो खुद खिचड़ी चोर है, यानी खिचड़ी स्कैम का एक अभियुक्त है जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, बात नहीं की, आप एक खिचड़ी चोर को हमारे सर पे थोपना चाह रहे हैं। संजय जी, दरअसल मैं आपकी बात आप कंटिन्यू रखिएगा, मैं इसी बात को ही पूछना चाहती हूँ क्योंकि बार बार इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संजय निरुपम जब कांग्रेस के साथ में थे तब इस तरह की बातें नहीं हुई, जैसे ही कांग्रेस से वो गए, हालांकि उसकी भी अलग मैं उस सवाल पर भी आऊंगी क्योंकि आपने कहा आपने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस बोली उन्होंने निष्कासन किया है, इस सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जैसे ही संजय निरुपम कांग्रेस से हटते हैं उसके बाद में ये बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। इसके पीछे भी चुनाव के पहले उनके खुलासे करने की अलग रणनीति, आप पर ये आरोप लग रहा है। इस पे 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो खिचड़ी घोटाला है, उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार का एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि आपने खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बनाया और मैं उसके खिलाफ लगातार ये विषय बोलता रहूंगा। और जब मैं खिचड़ी चोर के खिलाफ इसको मुद्दा बनाया तो मैंने खिचड़ी घोटाले के ऊपर थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया और अध्ययन करते करते ये सारी नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई और मैंने महसूस किया कि जो उम्मीदवार है वो तो खिचड़ी चोर है, लेकिन उससे बड़ा खिचड़ी घोटाला का जो किंग पिन है या फिर पूरे घोटाले का जो सूत्रधार है वो तो स्वयं संजय राउत है। और शायद उसके घोटाले की छानबीन न हो या उसके घोटाले में जो उम्मीदवार है उसका नाम न फंसा है, इसलिए उसको उम्मीदवार बनाया गया। शायद इस प्रकार का एक अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
तो मैं मेरे से जो टाइमिंग की बात की जा रही है, तो जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब भी खिचड़ी के बारे में बोलता था, और अगर मैं कांग्रेस से निकाले जाने के बाद भी बोल रहा हूं तो मुझे इस बात का कोई गुनाह नहीं लग रहा है, इस बात का कोई गलत नहीं लग रहा है, कोई गुरेज नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे जब जानकारी मिलेगी तभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन यह जानकारी महत्वपूर्ण है, टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी यह है कि इंडिया अलायंस और एनडीए के जो प्रमुख नेता बनते हैं संजय राउत, वो खुद एक घोटालेबाज हैं। उन्होंने खुद खिचड़ी, गरीबों की खिचड़ी सप्लाई करने में दलाली खाई है, और ऐसे दलाली खाने वाले व्यक्ति के भरोसे एनडीए और इंडिया अलायंस का भाग्य छोड़ दिया गया है। आगे जनता को तय करना है कि ये घोटालेबाज सही है या दूसरे लोग सही हैं। संजय निरुपम जी, आपने संजय राउत का बार बार जिक्र किया, मैं चाहूंगी जरा वो संजय राउत से जुड़ी हुई वो बातें भी बताइए, क्योंकि हमने देखा था कि चाहे बात वो नवनीत राणा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे बात कंगना रनौत से जुड़ा हुआ मामला हो, उसके बाद में किस तरह से एक फजीहत बड़े स्तर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की हुई थी उस समय, और उसके बाद में क्या परिणाम रहे वो अभी हम सभी ने देखे। आपको लगता है जो एक बड़ा डेंट है, और अब इस बड़े घोटाले में भी आपने संजय राउत और उनके परिवार का नाम लिया, आपको लगता है एक बड़ी भूमिका संजय राउत की रही है? नहीं, ये घोटाला संजय राउत का है, और उनकी जो निकृष्टता ये है, उन्होंने दलाली खाने के लिए अपनी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का अकाउंट इस्तेमाल किया। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उस बच्ची के लिए बहुत सहानुभूति है। शायद उस बच्ची को ये पता भी नहीं होगा कि ये खिचड़ी घोटाला करने वाले जो ये लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, उनको कभी जानती भी नहीं होगी, मिली भी नहीं होगी जी। ये संजय राउत को कमाई करनी थी गलत तरीके से, उसके लिए उसने अपनी बेटी का उपयोग किया, अपने भाई का उपयोग किया। मैंने तो ये सुना है कि उनके भाई ने जाकर के ईडी में जब उसको बुलाया गया तो उसने बोल दिया कि मैं तो जानता ही नहीं है कौन सी कंपनी है, इस कंपनी से मेरे अकाउंट में कैसे पैसा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उस भाई को, बेटी को संजय राउत ने दलाली खाने के लिए इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही छोटे स्तर, निम्न स्तर का मतलब भ्रष्टाचार का निम्नतम श्रेणी में आने वाला ये विषय है। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार अपने फैमिली के लोगों को फंसा के करें, ये तो और भी गलत। इससे पहले भी संजय राउत जब पत्राचार घोटाले में फंसे थे तो वो अपनी बीवी के नाम पे दलाली का पैसा खाए थे, जिसमें उनकी बीवी का नाम आ गया था। उनकी बीवी को शायद ईडी ने बुलाया भी था। तो इस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को उलझा करके घोटाला करना, ये सरासर एक बहुत ही चीप और सस्ती चीज है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। इसलिए आज मैंने मांग की, एक मिनट, मैंने आज इसलिए मांग की है कि ईडी पूरे खिचड़ी स्कैम की छानबीन करते समय इसका दायरा बढ़ाए, और संजय राउत के खिलाफ भी केस दर्ज करे, और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करे, उनको गिरफ्तार करे। और संजय राउत जैसे और कौन कौन से लोग 2020 में जब पूरे देश में गरीब मजदूर लोग मर रहे थे भूख से, तब शिवसेना जिसकी स्थापना परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने की है, और बाला साहब जी ने गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए इस पार्टी को स्थापित किया था, और आज उस पार्टी के लोग गरीब लोगों की खिचड़ी चुरा रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, और मुंबई के मराठी भाषी समाज के समक्ष भी यह विषय आना चाहिए। ठीक है सर, आपने बड़े आरोप भी लगाए हैं और बड़े खुलासे किए, अमोल कीर्तिकर की गिरफ्तारी और संजय राउत की भी आप उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात, क्योंकि आपने कहा एक और इसके पहले भी एक बड़े आरोप में संजय राउत फंस चुके हैं, पत्राचार घोटाला उनके नाम पे रहा, खिचड़ी घोटाला रहा। हालांकि मैंने नवनीत राणा और कंगना रनौत केस का भी जिक्र किया था, आपने उस क्वेश्चन पर जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी बार इतने आरोप लगते हैं, इतना डेंट होता है, ऐसी क्या मजबूरी आपको पार्टी की या महाविकास अघाड़ी की नजर आती है कि संजय राउत पर वो एक्शन क्या, उन पर बोलने की भी जरूरत नहीं समझते? अब ये सवाल तो अब उनसे ही पूछिए, मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन संजय राउत पत्राचार घोटाले में आर्थर रोड जेल में जा चुके हैं, जेल की सजा काट चुके हैं। अभी वो सिर्फ बेल पर है। आने वाले दिनों में भी वो जेल में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि इतने घोटाले किए इन लोगों ने, इतनी लूटपाट मचा रखी है कि इसकी छानबीन करनी ही पड़ेगी। और शिवसेना उबाठा जो बात बात पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बड़ा एक हाई मोरल ग्राउंड लेती है, हाई मोरल वैल्यूज पेश करती है जी। वह खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को, और इसको और भी उजागर किया जाएगा आने वाले दिनों में।
संजय निरुपम जी, अब क्योंकि महाविकास अघाड़ी या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात है, लगातार बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाते रहे हैं और इस बार वो चुनावी मैदान में लगातार उसी मूड में नजर आते हैं। आप महाराष्ट्र की सियासत को बखूबी समझते हैं, आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, चुनावी मैदान में है, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की वो तैयारी शायद ऐसी नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में आपको लग रहा है इसका इंपैक्ट होगा, महाराष्ट्र के ऑल ओवर इंडिया आपको लग रहा है इसका प्रभाव नजर आता है? कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उसी में ही यूनिटी नजर नहीं आती, वो तैयारी नजर नहीं आती? ये जो यहाँ गठबंधन चल रहा है कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उबाठा और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी का जी, वो तो सब एक दूसरे के खिलाफ नौटंकी करने में लगे हुए हैं। 2 दिन पहले संजय राउत ने सांगली में कहा कांग्रेस वालों, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले, तुम अपनी नौटंकी बंद करो। बाद में कांग्रेस वाले ने बोला संजय राउत तुम अपनी नौटंकी बंद करो। अभी भी 4-5 सीटों के लिए झगड़ा चल ही रहा है और शिवसेना ने जबरदस्ती दादागिरी और गुंडागर्दी करके बगैर कांग्रेस और एनसीपी से पूछे अलग अलग सीटों पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, उसका प्रचार भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस के लोगों में बड़ी नाराजगी है। जैसे सांगली की सीट पर बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर से भिवंडी की सीट बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरी सीट के ऊपर तो हंगामा हो ही गया है, उधर से दक्षिण मध्य मुंबई जो धारावी वाली सीट है उसके ऊपर भी हंगामा हो रहा है। तो हर जगह शिवसेना ने जोर जबरदस्ती की है, कांग्रेस शिवसेना के बीच एक झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े में एक दूसरे से लड़ के मर जाएंगे। और जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, वो लगातार रैली कर रहे हैं और इस बार तो 400 पार की बात कह रहे हैं, अपने कार्य को एक बार फिर से जनता तक पहुंचाने की बात कह रहे हैं। कितना जी भाई, निश्चित तौर पर एक बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि 10 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में, आज भी उनकी लोकप्रियता पर कोई आंच नहीं आई है। 10 साल बाद भी अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसका मतलब एक व्यक्ति काम तो लगातार कर रहा है, कहीं ना कहीं जनता से उनका कनेक्ट है, कहीं ना कहीं जनता की अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं पे खरा उतर रहे हैं। तो ऐसे में जब एक प्रधानमंत्री इतना लोकप्रिय हैं और इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तब जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को विश्वास में लेके काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के कैंडिडेट को गिराना, पराजित करना चाहते हैं, इस प्रकार की जब अंदर अंदर एक भूमिका बनी हुई है, तब निश्चित तौर पर नुकसान कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, शिवसेना उबाठा का और बाकी प्रदेशों में जो इंडिया अलायंस की पार्टियां उनका होगा और इसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो वो कहीं भी 400 पार कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से राम मंदिर का जिक्र होता रहा है और हमेशा वो चुनाव का मुद्दा रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार चूंकि अब राम मंदिर बनके तैयार हो चुका है, इसका फायदा इस इलेक्शंस में आपको बीजेपी को मिलता हुआ नजर आता है क्या? फायदा कितना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस पार्टी को नुकसान बहुत होगा। अच्छा, क्योंकि उनने राम के नाम पर जिस प्रकार का एक नफरत भरा भाव पेश किया, वो लोगों के दिलों में कहीं जाके चुभ गया है। कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसका बहुत दुख हुआ था। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर जब 22 तारीख को वहां पर रामलला का कार्यक्रम होने वाला था, तो उसके बहुत पहले दिसंबर के आखिर में मुझसे लोगों ने पूछा था कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आमंत्रण आया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तब मैंने कहा था बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि राम इस देश के प्राण हैं और राम इस देश के हर व्यक्ति के नस नस में है और राम के आदर को लेकर किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खड़गे जी ने, सोनिया जी ने चिट्ठी लिख करके अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है और राम के इस कार्यक्रम में हम नहीं आएंगे, उससे बहुत लोग आहत हुए थे। क्योंकि राम किसी बीजेपी के या किसी पार्टी के नहीं है, राम सबके हैं। और जो अयोध्या में मंदिर बन रहा था वो कई वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद बन रहा था, तो पूरे देश में एक अलग उत्साह था उस मंदिर को लेकर के। लेकिन उस उत्साह को समझने और मानने और स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिया, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर कांग्रेस को और उनके साथियों को नुकसान होगा। सर, बीजेपी राम मंदिर का क्रेडिट ले रही है, आपकी नजर में क्या ये क्रेडिट लेना सही है? और हालांकि बार बार अब कांग्रेस की भी तरफ से क्रेडिट की एक अलग तस्वीर नजर आती है, आप इसे कैसे देखते हैं?
मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई क्रेडिट ले रही है। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री इस देश के बतौर प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और हमारे देश में ऐसी परंपरा रही है। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे वहां भूमि पूजन करने के लिए और उसके बाद मंदिर बनने के बाद उद्घाटन करने के लिए। तब सरदार पटेल ने उस पूरे कार्यक्रम में एक इनिशिएटिव लिया था। तब तो मैंने सुना है कुछ समय के कैबिनेट से पैसा भी, फंड भी एलोकेट करवाया गया था। तो देश के जो प्रमुख होते हैं उन अपनी श्रद्धा के हिसाब से उन मंदिरों के कार्यक्रम में जाते हैं। तो मोदी जी जो राम मंदिर के उद्घाटन पर गए थे, ऐसा मतलब कोई इसमें गलत नहीं है। और ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था। उसमें तो देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मकार आ रहे हैं, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, सारे जिनकी भी राम में आस्था थी सब लोग वहां पे जा रहे थे। तो आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपकी राम में आस्था नहीं थी। सर, आपने एक और इम्पॉर्टेंट बात कही थी, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर 10 साल सत्ता में रहे और उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी तो लंबे वक्त तक सत्ता में रही है, लेकिन एक एक करके उनकी पूरी वो जो पॉपुलैरिटी, क्या मुझे लगता है कि वो नेगेटिविटी का ग्राफ जरूर वहां बढ़ता नजर आता है। बार बार ये होता है कि चेहरा कौन होगा। राहुल गांधी को क्या कांग्रेस लीडर्स अपना चेहरा मानते हैं या फिर ये जो महागठबंधन है वो मानते हैं? आपको लगता है ये फाइट इन दोनों फेसेस के बीच में है? नहीं, आज तक इंडिया गठबंधन ने तो अनाउंस ही नहीं किया ना कि उनका चेहरा कौन होगा। भाई नीतीश कुमार ने जिसकी पूरे इनिशिएटिव पे ये इंडिया गठबंधन बना जी, वही बेचारे पूरे हिंदुस्तान में घूमे, अलग अलग राज्यों के राजधानी में गए, वहाँ के जो विपक्षी दल के नेताओं से मिले और उन्होंने एक अच्छा एकजुट तैयार किया। तो उस गठजोड़ के बाद नीतीश कुमार की कहीं न कहीं इच्छा थी कि उनको कन्वेनर बना दिया जाए, उनको चेहरा बना दिया जाए। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी की बदमाशी थी कि नीतीश कुमार को झुला झुला के रखा और आखिरकार वो बेचारा इतना थक गया कि वो चला गया बीजेपी के पास। तो आज नीतीश कुमार को बनाते तो कम से कम एक चेहरा थे। तो मतलब मैं भी नहीं बनूंगा और नीतीश कुमार को भी नहीं बनने दूंगा और इस चक्कर में पूरा इंडिया अलायंस बिखर गया। तो आज इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे दिल्ली में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रही है, वहीं पंजाब में जब जाएंगे आप तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही है। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली के कांग्रेस के नेता केजरीवाल के समर्थन में बोलते हैं और पंजाब के कांग्रेस के नेता उसके लिए उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद मिठाई बांट रहे थे। तो ये कोई इंडिया गठबंधन में कोई एक समरसता या एक रूपता नहीं है ये, बल्कि इससे लोगों में और भी नाराजगी होगी, लोग और चिढ़ेंगे और लोगों का विश्वास और कम होगा इस गठबंधन के प्रति। बार बार इसीलिए कहा जा रहा है कि भानुमति का कुनबा जैसा नजर आता है इंडिया गठबंधन। लेकिन संजय जी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जब आपने कांग्रेस से इस्तीफा दिया प्राथमिक सदस्यता से, उसके बाद में आपने कहा कि पार्टी ने भी निष्कासन की प्रोसेस शुरू कर दिया। आखिर ये किस तरह का विवाद था सर? आप कह रहे हैं कि आपने इस्तीफा दिया, वहां से कह रहे हैं कि उन्होंने आपको निष्कासित किया है, और आखिर वो नाराजगी की क्या वजह है? सबसे पहले ये मेरे लिए इमटेरियल है अब कि मैंने इस्तीफा दिया कि उन्होंने निकाला। अगर पार्टी को लगता है उन्होंने मुझे निकाल करके कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। आप अपनी उपलब्धि अपने पास रखिए, मुझे इस पर ज्यादा विवाद नहीं करना है। लेकिन जो आपने सवाल पूछा कि आखिर ये नौबत क्यों आई, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा एक वो है कारण है, बहुत सारे कारण हैं इसके। पार्टी में जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की बहुत ज्यादा पूछ नहीं रह गई। पार्टी में पहले भी कोटरी होती थी, दरबारी होते थे और वो लोग कांग्रेस पार्टी चलाते, लेकिन तब जो कांग्रेस के प्रमुख होते थे वो अलग अलग राज्यों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से एक जिम्मेदारियां देते थे और सबको पार्टी में एक पॉलिटिकल स्पेस मिलता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में प्रकारांतर में ऐसा हुआ, खासकर 2019 के बाद से, कि कुछ लोगों ने अपने हाथ में सब कुछ कब्जा करके ले लिया और बाकी लोगों को कोई स्पेस ही नहीं दिया। तो हर आदमी को एक स्पेस चाहिए क्योंकि उसको कुछ परफॉर्म करना है, कुछ काम करना है। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े नेताओं को और जमीनी नेताओं को इग्नोर किया गया और उनको स्पेस देने से मना कर दिया गया या उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और अपनी अपनी कोठरी के लोगों को प्रमोट किया गया, उससे एक भयंकर निराशा पैदा हुई है सभी लोगों में, मुझ में भी पैदा हुई। और उसकी वजह से मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और अभी बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। वो आखिर में जाकर के कोई बहुत छोटी मोटी, मतलब कुछ एमपी जिनके रहेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन अब सत्ता की राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, कम से कम केंद्र में तो नहीं कर सकती। सर, ये बड़ी कुछ राज्यों में कभी कभार आएंगे, लेकिन एक जी 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 हाँ, मैं यही कह रहा हूं। मेरा कहने का आशय ये है, मेरा कहने का आशय है कि कांग्रेस पार्टी अब दोबारा दिल्ली की सत्ता में कभी नहीं आने वाली।
जो बचा कुचा वो भी आगे जाके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर लेकिन आखिर वजह क्या मानते हैं, क्योंकि आपने बड़ी बात बोली है, ऐसी पार्टी जो लंबे वक्त तक देश की सत्ता में रही है, सबसे पुरानी पार्टियों में शुमार है, अगर उसका ये हाल है, आखिर उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या नई लीडरशिप या फिर वो कैपेबिलिटी को लेकर है, लीडरशिप क्राइसिस आप इसे मानते हैं, या फिर अपनी बात रखने का सही फोरम कोई नहीं मानता? क्योंकि संजय निरुपम हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ऐसे एक लंबी फहरिस्त वरिष्ठ नेताओं की रही है जो कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। सर क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह है, सबसे बड़ी यह है कि कांग्रेस पार्टी की अब उम्र खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की उम्र खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का अब कोई टेकर नहीं रह गया देश में। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कुंद हो चुकी है। उन्होंने जो एक नेहरूवियन सेकुलरिज्म था, जिसके आधार पर उन्हें वर्षों तक राज किया, वह धीरे धीरे जाकर के इतना मतलब रिजेक्टेड हो गया है, इतना मतलब स्टेल हो गया है कि अब आने वाले दिनों में इस विचारधारा को कोई स्वीकार नहीं करेगा। देश बदल गया है, समाज बदल गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी उसी पुराने कांग्रेस बार-बार राहुल गांधी को तो प्रोजेक्ट कर रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि अब कांग्रेस का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। आने वाले वक्त में कमान उन्हीं के हाथों में होगी। देखिए, मैं भी राहुल गांधी जी से जुड़ा रहा हूं, उनको बड़ा मानता रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी भी अब लगभग फेल हो चुके हैं। 2 चुनाव उनके नेतृत्व में हार चुके हैं। ये तीसरा चुनाव चाहे कितना भी राहुल जी को प्रोजेक्ट करने, वो हार नहीं वाले हैं, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरा, राहुल गांधी जी को जो राजनीतिक प्रक्रिया चलानी चाहिए पार्टी को बढ़ाने के लिए, उन प्रक्रियाओं में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में। तो आप अगर किसी कुली लोगों से मिलने जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलने जाते हैं, आप कारपेंटर से मिलने जाते हैं, मिल सकते हैं, वो समाज का एक अभिन्न अंग है, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनसे मिलना ही राजनीति नहीं है। आप उनसे मिलने के लिए इतना वक्त तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने नेताओं से मिलने के लिए कितना वक्त देते हैं? पिछले 2 साल से वो अपने कितने नेताओं से मिले हैं? वो जो गिने चुने 4-5 लोग उनके बीच ही रहते हैं, वही उनको झूठ सच बोलते रहते, उसी के आधार पर वो अपना समझते हैं कि मैंने राजनीतिक काम कर लिया। ऐसे नहीं होता। एक पार्टी को संभालने चलाने के लिए एक बहुत बड़ा दिल और बहुत व्यापक कामकाज होता है। वो कामकाज दरअसल नहीं हो रहा है। सर बड़ी बड़ी बातें आपने बताई हैं। मैं एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं, क्योंकि लगातार ऐसे भी बहुत र्यूमर्स हैं कि आने वाले वक्त में संजय निरुपम जो है वो शिंदे गुट में नजर आ सकते हैं शिवसेना में। क्या इस तरह की चर्चा है आगे की? आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, और क्या आपके साथ में कुछ और भी ऐसे लीडर्स हैं जो पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़कर आने वाले वक्त में किसी और भूमिका में नजर आएंगे? अभी तक ये तय नहीं है। आने वाले दिनों में नवरात्रि के दरमियान कोई एक सीरियस बातचीत होगी, उसके बाद हम तय करेंगे। अभी मैं कहीं नहीं। अभी चर्चा चल रही है क्या सर शिंदे गुट से रिलेटेड? बहुत खबरें हैं, मतलब कयास लगाए जा रहे हैं। अभी इनको सिर्फ कयास ही माना जाना चाहिए। चलिए सर, आगे के लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन आपने इंडिया डेली लाइव से बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें बताई हैं। हमसे जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।